हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक्स जीके अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और 2021 आ गया है तो सरकारी जॉब भी बहुत सारी हैं जो आने वाली हैं, इसलिए लग जाइए। 2021 में सरकारी जॉब होनी ही चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर करा रही थी क्या? यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ ट्रिक के साथ साथ एनसीईआरटी सार संग्रह का भी कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, प्राचीन भारतीय इतिहास। और इसको आज मैं इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद मैं मिडवल हिस्ट्री शुरू करूंगी और फिर मिडवल हिस्ट्री को भी मैं कोशिश करूंगी 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट कराने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य से। देखिए, वन लाइनर है जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको रट लीजिएगा। तो देखिए, वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वृहद स्तर पर। तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी कहते हैं इनको, और इनका नाम क्या है? चाणक्य, कौटिल्य, और इनका जो बचपन का नाम है वो क्या है? विष्णुगुप्त। सैंड्रो कोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करी थी? विलियम्स जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखादत्त। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है ये। जेके जो अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है ये भी पूछा जाता है। तो ये अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कौटिल्य, चाणक्य, जिनका बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र है। और ये किस पर संबंधित पुस्तक है ये भी पूछा जाता है। तो ये शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ पर है? तो बुलंदी बाग नाम का जो प्राचीन स्थान है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र में है। कहाँ पर है ये? पाटलिपुत्र में। आगे देखिए, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ। देखिए, मैकियावेली का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? द प्रिंस। इसकी तुलना किससे की जा सकती है? तो इसकी तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। देखिए, मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, यानी कि जो तीर्थ हैं उनको अधिकारी कहते थे। तो इनको देख लेते हैं यहाँ पर। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। क्या कहते? जो सबसे ऊंचा पद होता था, उच्च स्तर के जो पदाधिकारी होते थे उनको क्या कहते थे? तीर्थ कहा जाता था। और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कितनी है ये पूछ ली जाती है। तो इनकी संख्या कितनी है? 18 है। अब उन 18 के 18 को हम यहाँ पर देखेंगे। एक तरफ क्या होंगे? तीर्थ यानी कि अधिकारी होंगे, और एक तरफ उनसे संबंधित विभाग या फिर कार्य होंगे। तो देखिए, सबसे पहला मंत्री या पुरोहित होता था जो अधिकारी, ये प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। तो मंत्री और पुरोहित जो थे इस समय क्या थे? प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अधिकारी होते थे। और युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता कौन होते थे? राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष होता था। समाहर्ता ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री, कर संग्राहक बोल सकते हैं, कर संग्राहक होता था। और मंत्री परिषाध्यक्ष जो होता था, परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, कमिश्नर। फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जिसे कमिश्नर कहते हैं वो क्या होता था? प्रतिष्ठा उसके पद का नाम होता था। उसे क्या बोलते थे? हम उस अधिकारी को प्रतिष्ठा आ रहा है। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे? व्यावहारिक। और नायक सेना का संचालन या नगर रक्षक का अध्यक्ष को क्या कहते थे? नायक। सेनापति सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता था कौन? सेनापति। और जो आगे देखिए यहाँ पर अंतर्वर्षिक, क्या है? अंतर्वर्षिक ये क्या होता था? सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी अंतर्वर्षिक कहलाता था। कर्मांतिक जो है ये उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष कहलाता था। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले को क्या कहते थे? प्रशासता। आगे देखिए, दंडपाल ये जो पदाधिकारी होता था ये सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्गपाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक, इसे क्या कहते थे? दुर्गपाल। और अंतपाल किसको कहते थे? सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था उसको। और आठवीं
वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? आटविक कहलाता था। और द्वारिक क्या कहलाता था? राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी क्या होता था? द्वारिक। नागरक लास्ट के है पर 18वां है नागरक। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो ये आपको इतना याद रखना, वो पूछ लेता है यहाँ से, ठीक है। देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो चंद्रगुप्त का जो महल है वो लकड़ी से निर्मित था। और कहाँ पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में किसका महल था? पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त का महल था, किससे बना हुआ? लकड़ी से निर्मित। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? सेल्यूकस को किसने क्या क्या अफगानिस्तान का प्रशासक, सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था? अलेक्जेंडर ने। और उसको, सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक यानी कि सोफिस्ट की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, एंटियोकस ने, सीरिया के शासक एंटियोकस ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में बिंदुसार को क्या क्या भेजा था? तो मीठा मदिरा भी भेजा, सूखी अंजीर भी भेजी, लेकिन दार्शनिक को छोड़कर, सोफिस्ट को छोड़कर के। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से हुए? कुम्हर नामक स्थल से प्राचीन नगर के अवशेष, तो ये पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध क्या सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना करी थी? तो ये किसने करी थी? सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? जस्टिन ने किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि सेंड्रोकस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने हमारा आंसर होगा। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था? मौर्यकालीन अधिकारी जो पोतवाध्यक्ष होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता था? मापतोल का। तो मौर्यकालीन अधिकारी मौर्य काल में मापतोल का कार्य जो करता था उसको क्या कहते थे? पोतवाध्यक्ष कहते थे। ये आपको याद रखना है। गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर, उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के किन अभिलेखों में, अशोक के किन अभिलेखों में या किन 4 अभिलेखों में उसके वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? गुर्जरा अभिलेख में, मास्की में, नेट्टूर में और उद्गोलम में। तो इन चारों ही जो अभिलेख हैं, इन चारों ही अभिलेखों में क्या मिलता है? अशोक का वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए यहाँ पर, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? तो किस मौर्य ने दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त करी थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय को प्राप्त किया था। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? तो ये रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहाँ उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति यानी कि संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। और उसमें वो लीन हो गए थे और श्रवण बेलगोला में जाकर वो रहने लगे थे। और वहीं उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति यानी कि संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को क्या कहते थे? रज्जुक कहते थे। ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? तो पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान। सम्राट अशोक का शिलालेख साहबगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ पर? तो सम्राट अशोक का शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ? अगर ऑप्शन में
शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी दिया हो तो हम शाहबाजगढ़ी आंसर लगा। और ये कहाँ पर है वर्तमान में? पेशावर, पाकिस्तान में स्थित है शाहबाजगढ़ी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी यूज की गई है? तो ये प्राकृत भाषा यूज की गई है। अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? तो इसका प्रमाण देवनामप्रिय प्रियदर्शी, देवों का प्यारा उपनाम से प्राग अशोक से मिलता है। किससे मिलता है? देवनामप्रिय प्रियदर्शी देवों के प्यारा उपनाम से मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से पता चला है? तो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया? तो ये कौन था? अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा ऐसा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वह है भाब्रू स्तंभ, राजस्थान। कहाँ पर है ये भाब्रू स्तंभ? राजस्थान। ब्राह्मी लिपि में लिखी अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रेसैप ने पढ़ा है। किसने? जेम्स प्रेसैप ने पढ़ा है। ये आपको याद रखना है। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महापात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो कौन से अभिलेख से मिलती है? पांचवें बृहद शिलालेख से मिलती है। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, तो मौर्य काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? भूमिकर था। और किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो जिस अधिकारी के द्वारा भूमिकर जो था ये आय का मुख्य स्रोत था मौर्य काल में, ये किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो इसको कहते थे शीता अध्यक्ष कहते थे। शीता अध्यक्ष किसको कहते थे मौर्य काल में? भूमि कर को वसूल करने वाला शीताध्यक्ष कहलाता था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। सांची के स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इनका निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। मौर्य राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ क्या थे? राजकीय संबंध थे। तो मौर्य राजवंश के किन देशों के साथ क्या थे? राजकीय संबंध थे? सीरिया और मिस्र के। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त होती है? कालसी से। और प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता और कब इनकी खोज हुई, किसके द्वारा की गई, कौन से अभिलेख की। एक तरफ है अशोक के शिलालेख, एक तरफ खोजकर्ता, एक तरफ वर्ष। तो धौली अभिलेख इसकी खोज किट्टो ने करी कब? 1837 ईस्वी में। भाबरू शिलालेख कैप्टन बर्ट ने करी थी 1840 ईस्वी में। बराबर व नागार्जुनी गुफा इस अभिलेख की खोज किसने करी है? हैरिंगटन ने कब? 1785 ईस्वी में। दिल्ली टोपरा अभी शिलालेख जो है इसकी खोज किसने करी है? कैप्टन पॉलियर ने। कब करी थी? 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पैड्रे ट्रीपेंथल ने करी थी। किसने करी थी? पैड्रे पैंथेलर ने करी थी। कब? 1750 ईस्वी में। मानसेहरा की खोज जो है ये करी थी कैप्टन ले ने 1889 में। और कालसी शिलालेख जॉन फॉस्फेट ने इसकी खोज करी कब? 1860 ईस्वी में। रुमिनदेई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये करी थी फिहरर ने। किसने करी थी? फिहरर ने। कब करी? 1896 में। जौगढ़ अभिलेख जो है इसकी खोज सर वॉल्टर इलियट ने करी। कब? 1850 ईस्वी में। गिरनार शिलालेख की खोज किसने करी है? लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने। कब? 1822 ईस्वी में। सहबाजगढ़ी कहाँ है? इसका आंसर कमेंट करके बताना है, मैंने अभी आपको बताया है। तो सहबाजगढ़ी जो है ये एक फ्रांसीसी अधिकारी, इनका नाम नहीं यहाँ पर शो किया गया है, तो एक फ्रांसीसी अधिकारी थे। इन्होंने 1836 में इसकी स्थापना करी थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है इसकी खोज टी एस बट ने करी थी। कब? 1834 में।
मांस की अभिलेख, इसकी खोज बिडेन ने करी कब? 1915 में करी थी। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा आगे है? निगाली सागर। निगाली सागर जो अभिलेख है इनकी खोज किसने करी थी? फिहरर ने कब? 1895 में। रामपुरवा की खोज कलाइन ने करी थी। किसने? कार्लाइन ने रामपुरवा अभिलेख की खोज करी थी कब? 1872 में। सारनाथ स्तंभ की खोज ऑरेल स्टाइन ने करी थी कब? 1905 ईस्वी में। देखिए मौर्य काल के क्या है कुछ यहाँ पर विभाग और उनके अधिकारियों के नाम देख लेते हैं, किसको क्या कहते हैं। तो सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। भूमि कर वसूल करने वाला अकारा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्का अध्यक्ष व्यापारी कर का प्रधान होता था। मुद्रा अध्यक्ष कौन होता था? पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। और संस्था अध्यक्ष कौन होता था? व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। तो इनको याद रखिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को संभूत, समुत्थान और साम्य व्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाहक कहा जाता था। किनको? संभूत, समुत्थान और साम्य व्यवहारिक तथा व्यापारियों के नेता को क्या कहते थे? सार्थवाहक कहा जाता था। तो आगे देखिए जो गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो अर्थशास्त्र में। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका मैगस्थनीज की। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म में। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये था तक्षशिला। गांव के शासन को स्वायत्त शाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया है? तो ये मौर्य ने ही किया है। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो पुस्तक किसकी है ये? इंडिका मैगस्थनीज की। इन्होंने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था, वह कहाँ का शासक था? तो सीरिया और बेबीलोन का शासक था। अशोक के पश्चात देवनामपीय की उपाधि किसने धारण करी थी? दशरथ ने करी थी। अशोक की उपाधियों को देख लीजिए। अशोक ने कौन कौन सी उपाधियां ली थी और कौन यहाँ स्रोत कहाँ से मिले हैं इसे? अशोक की उपाधि का जो उल्लेख मिलता है यानी कि स्रोत मिलता है वो मास्की लघु शिलालेख से मिलता है। देव नाम प्रियस अशोक राजा, इसकी उपाधि का उल्लेख कहाँ से मिलता है? गुर्जरा लघु शिलालेख से। अशोक मौर्य की उपाधि का जो उपाधि ली थी इन्होंने, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रियदर्शी राजा की उपाधि का उल्लेख बराबर गुहालेख से प्राप्त होता है। और प्रियदर्शी राजा मगध भाब्रू बैराट लघु शिलालेख से इसका स्रोत मिलता है। प्रियदर्शी राजा का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो कंधार बृहद शिलालेख, दीपवंश और महावंश से। अशोक वर्धन इन्होंने जो उपाधि ली थी इसका उल्लेख पुराणों से प्राप्त होता है। और राजा अशोक का जो उपाधि ग्रहण की थी इसका उल्लेख नेट्टूर लघु शिलालेख यानी कि नेट्टूर लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। राजा अशोक देवनामपीय, इसका जो स्रोत है ये उद्गोलम लघु शिलालेख से प्राप्त होता है। तो ये थी अशोक की महत्वपूर्ण उपाधियां। और कहाँ से इसका उल्लेख मिला है कि उन्होंने ये उपाधियां ली थी, वो मैंने बता दिया, स्रोत भी बता दी है। अशोक का समकालीन तुरमई कहाँ का राजा था? मिस्र का। मिस्र के शासक 288-246 ईस्वी पूर्व में की बात चल रही है। टॉलेमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे। कैसे संबंध थे? राजनीतिक संबंध थे। संभवतः इसी को तुरमई कहा गया। तो तुरमई क्या है? यही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का ही एक साथ उल्लेख किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत हैं? तो राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं ये। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कौरुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ पर
कौन से स्तंभों में अशोक की रानी कौरुआ की द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है? तो कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों में। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख किसे कहते हैं? कौशाम्बी और प्रयाग की स्तंभों के। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्य पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख मिलता है? सातवाहन के अतिरिक्त। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र के विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला का। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों के लिए किसने दंड का प्रावधान किया था? कौटिल्य ने। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? आर्माइक भाषा से। कौटिल्य किसके दरबार में किसके प्रधानमंत्री थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ था? बैक्ट्रियन शासकों का। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? सिक्कों का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? अमित्र घात के नाम से जाने जाने वाला राजा तो ये है बिंदुसार। कौन है? बिंदुसार है। मौर्य काल की देखिए मुद्रा है। इस काल में चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख मिलता है। कि मौर्य काल में क्या चलते थे? चांदी और तांबे के सिक्के। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के होते थे, जिन्हें पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टभाग कहते थे। तो चांदी पर्ण जो है ये किस काल की मुद्रा है? तो ये मौर्य काल की। और कैसी मुद्रा है? चांदी के सिक्कों की। अर्धपर्ण इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अर्धपर्ण, पर्ण, पाद और अष्टभाग। और तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें मासक, अर्धमासक, काकड़ी और अर्ध काकड़ी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों से मैंने आपको बोला कि किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख मिलता है, केवल सातवाहन को छोड़कर। अंतिम मौर्य सम्राट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन थे? बृहद्रथ थे। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से। अशोक का समकालीन मिस्र का राजा था कौन? अलेक्जेंडर। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की थी। तो कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त किसने करी थी? कब करी थी? 261 ईस्वी पूर्व में। कब? 8वें वर्ष में राज्याभिषेक के समय अशोक ने करी थी। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया है हमारा क्या? मौर्य काल। हम ये मौर्य काल क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मौर्योत्तर काल। देखिए, सिमुख किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन का। आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है? मत्स्य पुराण। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित है? अमरावती में। और वर्तमान में अमरावती किसकी राजधानी है? ये आंध्र प्रदेश की। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? गौतम पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी जी की उपाधि धारण करी तथा वेंकटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ भी इन्होंने ही करा था। इसी समय शुरू हुआ था। उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी करा था? कुषाणों ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 57 ईस्वी पूर्व। शक संवत कब से शुरू हुआ? किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में। और जो विक्रम संवत हुआ ये 57 ईस्वी पूर्व में हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी से। प्रथम ईरानी शासक कौन थे? डेरियस प्रथम। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण शासकों के सिक्कों पर। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए थे? हुविस्क ने। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? कनिष्क। योधे सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? कार्तिकेय का। आगे देखिए यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? फिर याद रखना है इसको, कुषाणों के द्वारा। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का।
मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कर्ण वंश ने। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित करा था? पांचाओं ने। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई हैं? कुषाण वंश की। भारतीय और यूनानी यानी कि ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को क्या कहा गया है? गांधार शैली। तो गांधार शैली किन किन का सम्मिश्रण है? ये भारतीय और यूनानी ग्रीक यानी कि यूनानी कला शैली का। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी करे थे? कुषाणों ने। कनिष्क का राज वैद्य कौन था? चरक। अब यहाँ से ये आपको याद रखना है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? कुषाणों ने। और उत्तर पश्चिम में भारत में जो सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए थे वो भी कुषाणों ने ही चलाए थे। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित है? महायान बौद्ध संप्रदाय से। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था वो था शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो यह है मीनांडर। अब मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारियों की यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विदेशी आक्रांता आगमन, मूल निवास, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक और राजधानी विशेष और मतलब कि इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो देखिए विदेशी आक्रांता हिंद यवन भारत आगमन 190 ईस्वी पूर्व में। मूल निवास बैक्ट्रिया अफगानिस्तान था। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था इनका? मेनांडर। इसी को ही मिलिंद साकल भी कहते हैं। वर्तमान का कहाँ है? ये सियालकोट में स्थित है। शक सीथियन 90 ईस्वी पूर्व में इनका भारत आगमन हुआ। सीरिया ईरान के ये मूल निवासी थे। नहपान पश्चिमी भारत का जो नहपान था ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। पारसियाई पहलो इनको कहते हैं। पहली सदी ईस्वी के अंत में पारसिया ईरान से थे। गॉडो फर्नीज इसका प्रसिद्ध शासक था। बेग्राम में अफगानिस्तान में विशाल संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। कुषाण यूची कहते हैं इनको। 15 ईस्वी में इनका भारत आगमन होता है। मूल निवासी कहाँ के थे? चीनी और तुर्किस्तान के थे। कनिष्क क्या है यहाँ का प्रसिद्ध शासक? उज्जैनी वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर में क्या है? यहाँ से इसकी राजधानी थी। आक्रमणकारियों का क्रम अगर आपसे पूछे कि मौर्योत्तर कालीन में जो विदेशी आक्रमणकारी थे इनका सही क्रम लगाइए तो इसमें सबसे पहले हिंद यवन, फिर शक, फिर पहला, फिर कुषाण आए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विम कडफिसिस को जाता है। किसको? विम कडफिसिस को जाता है सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय। ये कौन था? कुषाण शासक था। अब चलते हैं गुप्त काल की तरफ। तो देखिए जो गुप्त काल है गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन है? श्री गुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है? तो गुप्त वंश। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण करी। तो गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने करी थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा भी एक अन्य नाम देवगुप्त था? किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिप्ति से संचालित होता था। गुप्तकालीन अधिकारियों देख लेते हैं। उनके अधिकारी और विभाग कौन कौन से थे? उनको क्या कहते थे? तो देखिए एक तरफ अधिकारी है और एक तरफ विभाग है। तो सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो महासेनापति कहलाता था। और देखिए सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी क्या कहलाता? रणभंडागारिक। क्या कहलाता? रणभंडागारिक। महासंधि विग्राहक ये कौन होता था? युद्ध व शांति का प्रधान। महाभांडागाराधिकृत ये कौन होता था? राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाअक्ष पटलिक कौन? महाअक्ष पटलिक
ये कौन होता था? अभिलेख विभाग का प्रधान और सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार राजा राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी, यानी कि राजमहल का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण, ये भूमि कर वसूल करने वाले विभाग का प्रधान होता था। गुप्त काल में भूमि कर वसूलने वाला विभाग का जो प्रधान वो क्या कहलाता था? तो ये ध्रुवाधिकरण कहलाता था। अग्रहारिक, ये कौन होता था? दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकरण, सेना का सेनापति सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंडनायक न्यायाधीश होता था। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विनय विनय स्थिति स्थापक कौन होता था? शिक्षा अधिकारी। अब देखिए यहाँ पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रस्थिति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य विभाग अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी कि प्रयाग प्रस्थिति से मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपणक था। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? कौन था? सुश्रुत। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक स्वयं एक विद्वान था तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का क्या था? एक समूह जिसे नवरत्न निवास क्या करता था? एक नवरत्न भी निवास करता था इसके दरबार में, यानी कि नवरत्न भी थे इसके दरबार में भी। ठीक है, इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपणक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकपर, वारामही तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। अब आपसे पूछेगा कि किस गुप्तकालीन शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्षों का। गुप्तकालीन रजत यानी कि चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया है? रूपक। और कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो तंतु वाय का उल्लेख किया गया है। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियों को देख लीजिए। श्रीगुप्त की उपाधियां आदिराज और महाराज की थी और चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य और सक्रोपम की उपाधि ली थी। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक ली थी और सुकुमार गुप्त ने क्या ली थी? महेंद्रा द्वितीय की। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किसकी उपाधि धारण करी थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य और विक्रमांक की उपाधि धारण करी थी। तो इनको याद कर लीजिए क्योंकि इनकी उपाधियां पूछ ली जाती हैं। मध्य प्रदेश की रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को क्या कहा गया है? घटोत्कच वंश कहा गया। आपसे पूछेगा कि किस लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया? तो सुपिया के लेख में कहा गया। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। आगे देखिए, गुप्त काल की जो कृषि व्यवस्था थी इसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? सामंतवाद का प्रारूप था। देखिए यहाँ की जो गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। क्षेत्र, खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। और जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती इसे खिल कहते थे। जंगली भूमि को अपृहत कहते थे। और वसुओं के चरने के लिए छोड़ी गई जो भूमि होती थी उसको क्या कहते थे? चारागाह। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवरसेन प्रथम ने। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस में। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिठूर, कानपुर में। अब देखिए यहाँ पर गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी है? समुद्रगुप्त। गुप्तकाल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप किसमें मिलता है? अजंता में। विशाखा दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके नाटक में? विशाखा दत्त कृत, यानी कि विशाखा दत्त के द्वारा रचित नाटक में नाटक कौन सा? देवी चंद्रगुप्तम। उसमें उल्लेख है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। और किसके स्वर्ण सिक्के में हीन यानी कि मिलावट
धातु का प्रसंग सर्वाधिक है स्कंद गुप्त। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों की संवाद किस भाषा में है? प्राकृत। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शकारी कहा गया है? शकों पर विजय करने के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? ये पूछा जाता है, तो ये कहा गया है प्रयाग अभिलेख में। ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। हुणु ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया तथा इसमें स्कंदगुप्त ने क्या करा? हुणु पर विजय प्राप्त करी थी। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जो भूदान होता था वो क्या कहलाता था? अग्रहार गुप्त काल में। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? गुप्त काल में। वराह गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया था? भगवान विष्णु। देखिए, कुमार गुप्त के समय ही मध्य भारत में रजत सिक्कों यानी कि मयूर शैलों में इनका प्रचलन हुआ है। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? किसके शासनकाल में हुई है? कुमार गुप्त के। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का कारण क्या था? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान ही प्रारंभ हुआ है, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत में यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरान पहुंचा था। भारत से यह ईरान और ईरान से फिर ये यूरोप पहुंचा था। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? तो ये ताम्र लिप्ति से होते थे। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? तो फाहियान ने करा है। किसने? फाहियान ने किया है। आगे देखिए, यहाँ पर भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य एरण से प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? एरण अभिलेख से। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिला है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े का। कल्हण के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना करी। तो श्रीनगर की स्थापना किसने करी है? कल्हण ने। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंशों को देख लीजिए। देखिए, राजवंश वकाटक राजवंश 255 ईस्वी में संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। तो गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश नाग राजवंश तो ये था 305 ईस्वी। भवनाग संस्थापक था। त्रैकूटक जो राजवंश था इसकी स्थापना 415 ईस्वी में इंद्रदत्त ने करी थी। हूण राजवंश 500 ईस्वी में इसकी स्थापना तोरमार ने करी थी। सालकायन राजवंश 300 ईस्वी में इसकी स्थापना देववर्मन ने करी थी। विष्णु कुंडिन राजवंश 475 ईस्वी में विक्रमेंद्र सेकंड ने इसकी स्थापना करी। और माथुर राजवंश 325 ईस्वी 350 में इसकी स्थापना अच्युत और शंकर वर्मन ने करी थी। तो ये समकालीन भी पूछ लिए जाते हैं, इनको याद रखना। गुप्तोत्तर काल देख लेते हैं यहाँ पर। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने करी थी? नागभट्ट प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग ने। गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ होती है? कुषाण काल में। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? बिदक भागम। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। हेनशांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई है? सातवाहन काल से। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेशम के लिए। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारी केंद्र कहाँ था? कन्नौज में। हेनशांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में होता है? ग्राम सभा में होता था। और भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। और भीन माल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? हेनशांग ने। चीनी यात्री इति सिंह ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? 672 ईस्वी में।
प्राचीन का भारत में सिंचाई कर को क्या कहा गया है? विदक भागम। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे, जिनमें सेनापति को सिंहनाथ कहा गया है, कुंतल। अवसेना का अश्वसेना का प्रधान कुंतल। स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रधान होता था। सामंत और महाराज ये नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था। आगे देखिए यहाँ पर हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था? उत्तर गुप्त काल में हुआ था। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों अर्थात उपकरणों के लिए। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? प्रतिष्ठानपुर को। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? 606 ईस्वी से लेकर के 641 ईस्वी तक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये स्थानांतरित करी थी कहाँ? कन्नौज में। कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के निवासी माने जाते हैं। आगे देखिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। चीन में दूध भेजने वाले शासकों को देख लेते हैं। तो चीन में दूध सबसे पहले हर्षवर्धन ने किसको देखिए, हर्षवर्धन शासक था और वंश राज्य पुष्यपति वंश ने भेजा था। फिर नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश का था और यशोवर्मन कन्नौज नरेश था। कल्लो कलोतुंग प्रथम ये कौन थे? शासक कहाँ के? चोल वंश के शासक थे। इन सभी शासकों ने चीन में क्या भेजे थे? दूत अपने अपने दूत भेजे थे। हर्षवर्धन ने ये पुष्य भूति वंश का शासक था। नरसिंह द्वितीय ये पल्लव वंश का था। यशोवर्मन कन्नौज नरेश थे और कलोतुंग प्रथम ये चोल वंश के थे। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील काठियावाड़ में का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया है? शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। तो सुदर्शन झील काठियावाड़ में है और इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था वो किस शासक ने करवाया था? तो शक शासक ने करवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित है? कान्हेरी महाराष्ट्र। पालिताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? भावनगर। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1000 ईस्वी पूर्व में करवाया था। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं इनका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। ये हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो के मंदिर। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, काठमांडू में। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो अजंता महाराष्ट्र की। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से इसका तात्पर्य है गोपुरम का। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ? ओडिशा भुवनेश्वर में है। ये आपको याद रखना है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनाया गया था? पल्लवों के द्वारा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित है। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थंकर सेनगिरी कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में। देखिए यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बोलते हो ना कि स्टैटिक जीके, यही तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हो गए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन शुरू। प्राचीन हिस्ट्री से है लेकिन स्टैटिक जीके भी है ये। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी और वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना करी थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज्योतिर्मठ कहाँ है? उत्तराखंड में। शारदा मठ द्वारका में है। गोवर्धन मठ कहाँ पर है? पुरी में। वेदांत मठ कहाँ है? श्रृंगेरी में। इनकी स्थापना किसने करी है? आदि शंकराचार्य ने।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। गंगे कोंड चोलपुरम गंगे कोंड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस शासक ने करवाया था? राजेंद्र चोल ने। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये द्रविड़ शैली का उदाहरण है। बेरो बदूर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बोरोबदूर का प्रख्यात स्तूप स्थित है। देखिए यहाँ पर एलोरा गुफाओं यानी कि जो महाराष्ट्र में है, इनका निर्माण किन शासकों ने करवाया है? राष्ट्रकूटों ने। प्रसिद्ध नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है? सीतापुर उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ स्थित है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है? राष्ट्रकूट शासकों को। यहाँ की गुफाएं किससे संबंधित हैं? शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम ने। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण का प्राप्त है? तो जैन धर्म को। कोणार्क और सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने। काला पगोड़ा ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, इसको जाना जाता है। मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का क्या है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में। अब आपसे पूछेगा स्ट्रेटेजी में कि जो दिलवाड़ा मंदिर है ये कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में है? तो सिरोही जिले में। किस धर्म का प्रसिद्ध है ये मंदिर? तो ये जैन धर्म का है। और कहाँ पर है? माउंट आबू में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर मंदिर स्थापत्य कला किस किस से संबंधित है, उसे देख लेते हैं। कहाँ पर है? तो ऐरण का विष्णु मंदिर, ऐरण सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा सतना जिला मध्य प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर, भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में। पिपरिया का विष्णु मंदिर, पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर जिला मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनको रट लीजिएगा। आगे चलते हैं, हम दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग को देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो दक्षिण भारत के जो राजवंश एवं संगम थे, इनको देखते हैं। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसको कहते हैं? पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। पांड्य राजा किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुज आकार की है। देखिए यहाँ के प्रमुख राजवंश और राजधानी और उनके संस्थापक देख लेते हैं। चोल वंश की राजधानी क्या है? तंजौर। संस्थापक विजयालय। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु और कांचीपुरम इसकी राजधानी है। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत और दंती दुर्ग इनके संस्थापक हैं। होयसल वंश की स्थापना द्वार समुद्र इसकी राजधानी है और इसके संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। काकत्य वंश की राजधानी अमकोंड है और बीटा प्रथम इसके संस्थापक हैं। गंग वंश की राजधानी कुबलाल और तलकांड है और ब्रजहस्त पंचम इसके कौन है? संस्थापक। पाल वंश इसकी राजधानी कहाँ है? मुंगेर और गोपाल इसके कौन है? संस्थापक। सेन वंश लखनौती, सामंत सेन इसके कौन है? संस्थापक। लखनौती क्या है? राजधानी। आगे देखिए यहाँ पर आगे कौन सा वंश आता है? यहाँ पर पाल तक हो गया था आपका। पांड्य वंश, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै, पूछ लेता है इनकी राजधानी और इनके संस्थापक। तो पांड्य वंश जो है इसकी राजधानी कहाँ है? मदुरै में और संस्थापक नेडियोर। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी।
चालुक्य, ये कल्याणी वंश है। मानखेत कल्याण इसकी राजधानी है। तैलभ द्वितीय ने इसकी स्थापना करी थी। चालुक्य बादामी वातापी इसकी राजधानी थी और जयसिंह प्रथम ने इसकी स्थापना करी थी। और चालुक्य वेगी जो थे, ये इसकी राजधानी वेगी में थी, बेगी में, और इसकी जो संस्थापक थे वो कौन थे? विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। गहड़वाल वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गहड़वाल वंश की राजधानी वाराणसी, चंद्रदेव ने इसकी स्थापना करी। सोलंकी वंश अनहिलवाड़ इसकी राजधानी थी। मूलराज ने इसकी स्थापना करी थी। और परमार वंश की स्थापना किसने करी थी? उपेंद्र ने। धारा नगरी इसकी क्या है? राजधानी थी। कलचुरी वंश त्रिपुरी राजधानी और कुक्कल इसके क्या थे? संस्थापक थे। चौहान वंश इसकी राजधानी अजमेर, अहिछत्र वासुदेव इसके संस्थापक थे। चंदेल वंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खजुराहो महोआ इसकी राजधानी थी और नन्नुक ने इसकी स्थापना करी थी। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध काशी मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में प्राप्त हुआ? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में प्राप्त हुआ है। चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में चोलों का राज्य विस्तृत था। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? तो चोल वंश के राजा ऐसे करते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? तो मलिक काफूर ने चोल वंश को समाप्त किया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरै में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? तो उत्तर मेरू में। किस किस कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? तो राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं है? तो कदम्ब का उल्लेख नहीं है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में रचित है? तमिल। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? वनवासी। संगम कालीन प्रमुख साहित्य पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला संगम साहित्य तिरुकुरल या कुरल था। कौन सा? तिरुक्कुरल या कुरल, ये कहाँ पर है? इसके रचनाकार कौन है? तिरुवल्लुवर। कौन है? तिरुवल्लुवर। अहनानूर क्या है? अहनानूर, ये रुद्र शर्मन ने इसकी रचना करी थी। तुल्लकापियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पीसीएस तक में क्वेश्चन पूछा गया है। तुल्लकापियम जो है इसके रचनाकार कौन है? तुल्लकापियर। जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तिरुक्त देवर। कौन है? तिरुक्त देवर। शिल्पाधिकारम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलंगो आदिगल। कौन है? इलंगो आदिगल है। और मणि मेखले के कौन है? शीतले सत्रनार। कौन है? शीतले सत्रनार इसके रचनाकार है मणि मेखले के। मरुगर्रुपाद्य क्या है? मरुगर्रुपाद्य इसके कौन है? नक्कीरर इसके कौन है? रचनाकार है। कादम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने करी थी। किसने करी थी? कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने करी थी। और कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। आगे देखिए यहाँ पर तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? कंबन था। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान करी और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये करा था कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोंडो के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक ने किया था? तो ये कौन थे? अरिकामेडू। किसका? अरिकामेडू का। आगे देखिए, संगम साहित्य में वर्णित कर्णगी कौन थे? तो तमिल महाकाव्य मणि मेखले की नायिका थी। देखिए यहाँ पर संगमकालीन प्रचलित शब्दावली को देख लेते हैं। वरियम कौन होता था? तो क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर वरियम कहलाता था। वरियम वसूलने वाला अधिकारी होता था वरियर। कराई भूराजस्व लगान उपज का 1/6 भाग राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था।
सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर या युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा, ये क्या कहलाता? इराई। और इरावू क्या कहलाता था? जबरन लिया जाने वाला उपहार। उल्लुगु उल्गु या संगम, ये क्या कहलाता था? सीमा शुल्क व मार्ग कर होता था और राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। कडमई या पांडु बडू क्या होता था? राजा को दिया जाने वाला शुल्क। माँ व बेली, माँ बेली भूमाप की इकाई को माँ व बेली कहते थे। कलम, अनाज के तोल की इकाई को कलम कहते थे। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन को मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टुवन था, जो नेदुन जेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा यानी कि पत्नी या कर्णंगी पूजा प्रारंभ हुई थी, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? मणिमेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो ये पांडे ने भेजा था। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से पूछा जाता है। तोलकाप्पियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। जो तोलकाप्पियम है, ये संगम है, ये तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो ये स्कंद। अन्य नाम कार्तिकी, कुमार और सुब्रमण्य। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग क्या कहा जाता था? मरुदम कहलाता था। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैरू से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसको जाता है? करिकाल को जाता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? यवन। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। तो संगम युग किसके लिए? उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पल्लाय पाले क्या है? पत्नी पाले। देखिए तमिल के जो नाम, जो ये दक्षिण भारत है ना, इसके नाम भी अजीब अजीब है। के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी। किसने? करिकाल ने। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है, तो वो कौन सा है? परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी? तो समुद्र पूजा की जो आरंभ करवाई थी समुद्र पूजा, ये किसने कराई थी? पांड्य शासक नेडियोन ने कराई थी। अब यहाँ पर देखिए, महाभारत सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुन देवार। कौन थे? पेरुन देवार थे। दक्षिण भारत प्रसिद्ध महाकाव्य क्रूल के लेखक कौन है? तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या था? 1000 देखिए 100 ईस्वी पूर्व से लेकर के 100 ईस्वी तक का माना जाता है। राजेंद्र प्रथम ने क्या करा था? गंगेकोड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगेकोड चोलपुरम की इसने क्या ली थी? गंगेकोड चोल की इसने क्या ली थी? उपाधि धारण करी थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। आगे देखिए यहाँ पर, अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा है बस। यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा जितना इसमें है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकारों को देख लेते हैं। तो हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? जीमूत वाहन। मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। बंगाल के शासक रामपाल के जीवन कथा रामचरित्र के रचयिता कौन है? संध्याकार नंदी। कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया है? जौनराज और श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। सौंदरानंद की रचना किसने करी है? अश्वघोष ने। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता किससे माना जाता है? मनु को। मिलिंद पनहुद नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर तथा किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद में है? तो ये नागसेन और राजा मिलिंद के बीच। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो कल्हण की राज तरंगिणी से। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना किसने की थी? हाल ने करी थी। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कराचार्य।
कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? जॉन राज एम श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित विष्णु शर्मा द्वारा। पंचतंत्र भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्य पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुगल काल में इसका फारसी अनुवाद अनवार सुहोली शीर्षक किया गया था। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि। चरक संहिता का नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। दश कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य हैं। अब देखिए यहाँ पर गीत गोविंद के रचयिता जयदेव की सभा में सुशोभित करते थे? ये लक्ष्मण सेन। मिलिंदपन हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली का। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन है। अब गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। जैसे कालिदास गुप्तकालीन थे ये, तो मालिका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम। देख वैसे मैंने आपको इनकी ट्रिक बता रखी याद करने की, याद कर सकते हैं उनको। रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, दंडिन की दशकुमार चरित्र और काव्य दर्शन, सिद्धसेन की न्यायावतार, भास की स्वप्न नासवदत्तम, चारु दत्तम, विष्णु शर्मा की पंचतंत्रम किसकी रचना है? विष्णु शर्मा जी की। चरक संहिता चरक की है। आर्यभट्ट की कौन है? ब्रह्म सिद्धांत। बुद्ध घोष की प्रमुख रचना क्या है? विशुद्धि मग्ग। आशंग क्या है? योगाचर। भास की क्या है? उरुंग। और भारवी की क्या है? किराताजुर्ण्यम। क्या है? किराताजुर्ण्यम। किसकी रचना है? ये भारवी की रचना है। आगे देखिए यहाँ पर अमर सिंह की रचना क्या है? अमरकोश। वत्स भट्टी रावण वध की है। चंद्रगोमिन किसकी है? चंद्रगोमिन की रचना क्या है? चंद्र व्याकरण। वराह मिहिर की रचना क्या है? वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका। और आर्यभट्ट की रचना कौन सी है? आर्यभट्टियम। आगे यहाँ पर देखिए, हाँ, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। दश कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। और किसकी सभा को सुशोभित करते थे? लक्ष्मण सेन। मिलिंदपन हो किस भाषा का ग्रंथ है? पाली। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलंगो। संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक। विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा जाता है? बृहत संहिता को। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन तथा उनके पुरोहित थे। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया है भाई तुम्हारा सारा एनसीईआरटी जो है आपका हिस्ट्री, जो है हिस्ट्री में एनिशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं आपको, अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं आपको टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, हम पढ़ते तो हैं लेकिन अगर हम चीज़ों को सुने ना तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि उन्हें पढ़ना है या फिर आपको सुनना है। तो अब जैसे आपको अच्छा लगे, मैंने तो करा दिया है, आप दोनों ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ट्रिक डेली आपको भेजी जा रही है यहाँ पर ऑलरेडी। तो ट्रिक जो है वो आप जब बुक पढ़ते हैं तो वहीं पर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक आ गया है, जैसे कालिदास है तो कालिदास की मैंने ट्रिक बता रखी है, तो उस ट्रिक को कीजिए वहाँ पर यूज़। तो यही है कि ट्रिक का यूज़ वहीं पर हम ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी मैं अब जो यहाँ पर नेक्स्ट जो कराऊंगी वो कराऊंगी आपको मिडेवल हिस्ट्री। तो मिडेवल हिस्ट्री में 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगी। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस हमको इतना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।